देखिए, आज दुनिया की धड़कन मिडिल ईस्ट पर अटकी हुई है। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगला पल शांति का होगा या तबाही का होगा। आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। वॉशिंगटन से तेहरान तक चेतावनियों की भाषा तेज हो चुकी है और खाड़ी के पानी में अब सिर्फ लहरें नहीं, युद्ध का साया तैर रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei सुरक्षा कारणों से बंकर में शिफ्ट हो चुके हैं। क्या यह सिर्फ एहतियातन है या उस हमले की आहट जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी? दूसरी तरफ अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम और हाई अलर्ट मोड, सब कुछ इशारा कर रही है कि यह सिर्फ दबाव की राजनीति नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पावर शो है या असली युद्ध की तैयारी है? आज ईरान पर अमेरिका तबाही बरसा सकता है और यह तबाही इतनी खतरनाक हो सकती है कि आज की रात ईरान के लिए अंतिम रात भी साबित हो सकती है। पूरी दुनिया की निगाहें आज सिर्फ ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई है। आज देश के सवाल में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं पहले वो सुनिए, फिर हम करेंगे डिबेट की शुरुआत। जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी राइट अपॉर्चुनिटी, किसी ऐसे अवसर की तलाश में है कि जहां पर वो ईरान के अंदर मिलिट्री स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सके। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशंस नहीं करने जा रहा है, क्योंकि उसके बूट्स ऑन द ग्राउंड के ऑपरेशंस के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि आगे आने वाले समय में कोई लार्ज स्केल एरिया स्ट्राइक या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किसी हाई वैल्यू को टारगेट करते हुए कर सकता है। इस समय मोसाद के जो प्रमुख हैं वो वॉशिंगटन में भी मौजूद हैं, तो ये दिखाता है कि वो कोई ना कोई रणनीति ऑलरेडी बना चुके हैं। और ट्रंप क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैन है और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं वो कुछ समय से दे रहे हैं पूरे विश्व में, तो वो पीछे हटना नहीं चाहेंगे। तो निष्कर्ष साफ है कि हो सकता है पूर्ण तौर पर युद्ध ना हो, कहीं स्ट्राइक्स जो की जाए वो सटीकता से की जाए उनके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे और उनके जो न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स हैं उस पे। तो अभी देखना यह है कि अगर छोटी सी भी गलती होती है वह पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंक सकती है। जिस प्रकार से तख्ता पलट वहां पे होने की संभावना पूरी है, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी लगातार महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है, ऐसे में अमेरिका क्या नई रणनीति के तहत आगे आता है? क्या वो हमला करने के बाद क्या वो रजा पहलवी की सरकार को अपॉइंट करेगा या कुछ और उसका दिमाग में चल रहा है? खासकर जिस प्रकार से आपने देखा वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने किया। मतलब साफ है कि अब जो रणनीति चेंज हो सकती है, लेकिन यह भी तय है कि इस युद्ध को शायद अब कोई नहीं टाल सकता, जबकि कुछ मुस्लिम देशों ने पहले कोशिश की थी जिसकी पर कहीं ना कहीं अमेरिका एक पांव पीछे हटा भी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो एक मर्क्यूरियल लीडर है। उनका कुछ पता नहीं लगता कि वो कब हमला करेंगे और कब हमला नहीं करेंगे। उन्होंने इसी तरह की तैयारी ग्रीनलैंड के लिए भी की थी, लेकिन बाद में कहा कि मैं उनके ऊपर हमला नहीं करूंगा। ऐसे ही ईरान के बारे में भी जो तैयारियां हैं वो ये बताती हैं कि हाँ हमला करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, जॉर्डन के अंदर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की बात आपने सुन ली। अब देश का सवाल क्या है? देखिए, सवाल नंबर 1 है, क्या आज की रात सबसे खौफनाक रात बनने वाली है? जी हाँ। सवाल नंबर 2 है, क्या ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम हमले की उल्टी गिनती है? इसके अलावा सवाल नंबर 3 है, क्या आज का हमला पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा? यह बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 4 है, क्या 24 घंटे में यूएस इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा? और सवाल नंबर 5 है, क्या ईरान आज शमशान बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए, हमला कहीं पर भी हो, यह बात तय है, जाने अनजाने इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जी हाँ, आज 24 घंटे के अंदर ईरान पर हो सकता है हमला। ट्रंप ने ईरान को शमशान बनाने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा हमला। जी हां, आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। ट्रंप ने ईरान को शमशान बनाने की जो स्थिति है वो ऐलान कर दिया है, साफ कर दिया। आज रात हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा हमला, यह भी कहा जा रहा है। अमेरिका ईरान पर अचानक हमला बोल सकता है, हालांकि तैयारी उसने पूरी कर ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह हमला अचानक भी हो सकता है। पेंटागन के
जो स्थितियां हैं कि वॉर रूम को हमले से पहले पूरी तरह से तैयार कर दिया है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि क्या आज की रात कुछ बड़ा होगा, क्या पूरी दुनिया का नक्शा जो है आज बदल जाएगा, क्योंकि हमला कहीं पर भी हो असर निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर होता है, चाहे आर्थिक रूप से आप देख लें या फिर भौगोलिक रूप से देख लें। कहीं ना कहीं अब अगर आज पेंटागन के वॉर रूम में हमले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कहा जा रहा है ट्रंप ने हालांकि ऐलान पहले भी किया था, अगर आपको याद हो ट्रंप का ऐलान पहले भी था, लेकिन उस वक्त उन्होंने किया नहीं हमला। कई जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहां के लोग थे, उनकी नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने जो कहा वो नहीं किया ट्रंप ने, और उसके बाद जो स्थितियां हैं वो ऐसे बदली हैं कि अब एक बार फिर से हमले के कयास तेज हो गए हैं। उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि खamenei को या तो सत्ता से हटा देंगे यहाँ पर बैठे बैठे, या फिर वहां जाकर वॉर होगा, वहां पर जो सेना है वो लड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या अगले 24 घंटे के अंदर जो वॉर है वो हो सकती है, जो लड़ाई है वो हो सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पेंटागन के वॉर रूम को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी समझाते हैं कि ट्रंप से डर गए खamenei। ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? हमले की आशंका के बीच जो खamenei है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जी हाँ, जो खamenei है अंडरग्राउंड हो चुके हैं, पहले भी हुए थे, एक बार फिर से हुए हैं। तेहरान में सुरक्षा कर्मियों के साथ बंकर में छिप गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि बंकर में किसी भी देश की सेना का पहुंचना मुश्किल है, ये जानकारी आ रही है। शायद यही वजह है कि अपने आप को सबसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश जो है खamenei की तरफ से की गई है। लोहे और कंक्रीट से बना खamenei का सुरक्षा कवच है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया है किसी भी युद्ध में परिस्थितियों में बचने के लिए। बंकर में परमाणु हमलों का भी कोई असर नहीं होता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, परमाणु हमले का भी अगर कोई असर नहीं हो रहा है बंकर पर, तो कुल मिलाकर वो पूरी तरह से सेफ है। फोर्टिफाइड कंक्रीट और स्टील की परतों से ढका हुआ है, ये जमीन से सैकड़ों फीट नीचे ये बंकर बना हुआ है। मतलब आप समझिए कि जो खamenei है बंकर पर बस्टर बम का भी असर नहीं होगा। मतलब तैयारी पूरी कर ली गई है खamenei की तरफ से। 7 महीने में दूसरी बार बंकर में छिप गए हैं खamenei, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर क्या खamenei डर चुके हैं? ईरान की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट जो है वो भी अब सामने आ चुका है। जी हाँ, एयर पावर ऑफ ट्रंप को अगर आप देखें, ईरान की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट, रिफ्यूलिंग विमान 57 ये विमान है जिसको लेकर जाया जाएगा और हमला किया जाएगा। अटैक फाइट जेट 418 ये एक और जेट होगा जिसको लेकर जाया जाएगा। मतलब अगर आप देखें ईरान को कैसे घेरा जाए, उसकी पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। निगरानी एयरक्राफ्ट 4, मतलब कि ये जो निगरानी एयरक्राफ्ट है उसको भी लेकर जाया जाएगा। वार्निंग प्लेन जो है वो भी 4 लेकर जाया जाएगा। तो तैयारी पूरी है। अगर आप देखें और समझे तो कुल विमान जो है 482 से ज्यादा हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी के साथ यहां पर पहुंच रहा है। अमेरिका एयरक्राफ्ट भी एक लेकर जा रहे हैं। नौसेना देखिए आप, विध्वंसक जहाज जो है वो भी 9 लेकर जाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें सबमरीन 2 लेकर जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए सवाल ये भी है कि ट्रंप से जो खamenei हैं वो क्या कहते नजर आए। देखिए ट्रंप से खamenei ने क्या कहा, जंग हुआ तो दुनिया देखेगी, अमेरिकी हमले का करारा जवाब मिलेगा। हमारे निशाने पर अमेरिकी बेस है, अगर हमला हुआ तो अमेरिका पछताएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो अगर हमला हुआ तो अमेरिका पछताएगा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। ऐसी जंग होगी कि अमेरिका याद रखेगा। मतलब कुल मिलाकर आप देखिए एक परिस्थिति ये भी है कि ईरान डर नहीं रहा बिल्कुल भी। मतलब वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है, अगर आप आएंगे तो जवाब हम भी देंगे, चाहे वो उनके बड़े नेता की तरफ से कहा गया हो या फिर उनके सेना के जो हेड है उनकी तरफ से कहा गया हो। कुल मिलाकर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि ईरान अपने आप को शायद उस पोजिशन में देख रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि वो भी जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर जंग हुआ तो दुनिया देखेगी। मतलब आप सोचिए कि क्या तैयारी रही होगी ईरान की, जो वो ये बात कह रहा है, क्योंकि ईरान ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की परिस्थितियां ईरान के लिए रही हो। प्रदर्शनकारी वहां पर पहले भी प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उन प्रदर्शनों को कुचल भी दिया गया है। लेकिन अब जो बड़ी बातें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में यूएस अफसरों की बड़ी बैठक हुई है। बंकर में छुपे ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei हैं। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। इजराइल में यूएस अफसर हैं, बंकर में ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei हैं। जैसा कि हमने आपको बताया वो बंकर कितनी ज्यादा स्पेशल है, ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी भी सामने आ रही है। मतलब किसी भी वक्त ईरान बॉर्डर पर वॉरशिप अब्राहम को तैनात किया गया है और हमले की आशंका के बीच
जो आप देखिए ईरान बॉर्डर पर वॉरशिप अब्राहम लिंकन तैनात है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी खबर है, और क्या ऐसा अगर होगा तो असर किस तरीके से पूरी दुनिया पर पड़ेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और बंकर में सुप्रीम लीडर जो खamenei है वो छुप चुके हैं 7 महीने में दूसरी बार। और आपको बता दें कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मेरे साथ गेस्ट भी मेरे जुड़ गए हैं, तो हम बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए मेरे साथ। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक सिंह विदेश मामलों के जानकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो बातचीत की शुरुआत, और सबसे पहले बंसल सर आप ही के पास आते हुए, अगर ये पूरी स्थिति देखी जाए तो क्या माना जाए, क्या अगले 24 घंटे में अमेरिका सचमुच हमला करने जा रहा है? गुड इवनिंग खुशबू। देखिए, हमला तो अमेरिका करेगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अगले 24 घंटे में करेगा, 48 में करेगा, 2 दिन बाद करेगा, 4 दिन बाद करेगा, क्योंकि अमेरिका कोई चांस नहीं लेना चाहता। जब वो पूरी तरह से उनके कमांडर्स और जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो पूरे श्योर हो जाएंगे कि हम जो करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे, तभी जाकर के इस तरह का जो है कोई अटैक होगा, जिसके लिए तैयारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है वहां पर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके डेस्ट्रॉयर पनडुब्बियां सब चली गई हैं, एयरक्राफ्ट आ गए हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं। इजराइल को जो खतरा था उसके ऊपर अटैक होगा तो वहां पर भी थार्ड और पैट्रियट मिसाइल जो एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं। इसी तरह से जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर वो भी प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं। तो ये हमला जो होगा, और हमले के अंदर में ये है कि उनका जो एम है अब की बार, इजराइल और अमेरिका का एम है कि वहाँ की रिजीम को चेंज किया जाए, क्योंकि ये लगता है इजराइल और अमेरिका को जो प्रेजेंट रिजीम खamenei की है वो न्यूक्लियर हथियार बनाकर रहेंगी। पिछली बार हालांकि अटैक किया था 3 ठिकानों पर, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर मटेरियल बचाकर ले गए थे, तो तब उनका ये भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो भी नई रिजीम होगी वो पपेट होगी। और इसी प्रकार से अभी जो वहाँ पर आग भड़की हुई है विद्रोह की, जो एक वहाँ पर भुखमरी है और जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी फायदा उठाया जाएगा। कहा तो ये जाता है कि 25,000 तक जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मौत हो गई है। जिस तरह से दमनकारी नीति आईआरजीसी ने रखी है, तो अमेरिका ये चाहेगा कि जो आईआरजीसी है उनका जो हेडक्वार्टर है उनको ध्वस्त किया जाए, इनकी मिसाइलों को ध्वस्त किया जाए, और इनके जो एयर डिफेंस है उसको ध्वस्त किया जाए। और ये पता लगाना है कि बंकर कहाँ है, और हो सकता है बंकर पर अटैक करें, या कहने को तो ये भी है कि जिस तरह से मदरो को वहां से लिया था उस तरह से भी कोई इस तरह का ऑपरेशन की संभावना है। ये सब जो डिपेंड करता है कि कितनी डीप जो जो वहाँ की CIA है या मोसाद है वो कहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने IRGC के अंदर में कितना अपना पैंठ बना लिया है, कितने लोगों को वहाँ पर खरीद लिया गया है। तो ये सब देखते हुए इस प्रकार से अभी इजराइल के ऊपर हमला तो श्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला तो जरूर होगा, हालांकि ईरान कह रहा है मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन ईरान के पास कुछ है नहीं। हिजबुल्लाह तो ऐसे ही कमजोर पड़ा हुआ है, हुती भी काफी कमजोर हो चुका है, हमास खत्म हो चुका है, तो ये अभी कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, और एकदम सडन अटैक होगा जिसको संभालना ईरान के बस की बात नहीं है। जी ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। मेरे साथ अनुराग शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सर देखिए, जो बात कह रहे थे बंसल सर, मैं उसी को आगे लेकर जाती हूँ। ठीक है, अमेरिका तो युद्ध के लिए कह रहा है कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और उसके कई सिस्टम जो है वो अब आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये ईरान है जो इतना कॉन्फिडेंस है, आखिरकार उसे किस चीज को लेकर वो इतना कॉन्फिडेंट है? अगर आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी तो उन्होंने किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, स्पेन के कंट्री के थ्रू एक मैसेज भिजवाया कि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल हैं। तो एक तरह से वो डेटरेंस की तरह यूज करना चाहते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है इस समय ईरान की गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उनका इंटरनल रिवोल्ट भी चल रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर भी आ रहा है। और ये अगर अटैक के एंगल से देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के लिए इसे सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज राइट नाउ वो इस पर्टिकुलर मतलब सबसे कमजोर देश जिसे कहा जाएगा उस श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आप मिलिट्री वाइज आप पूछें कि ये किस तरह से रिवोल्ट करेंगे, किस तरह से स्ट्राइक बैक करेंगे, तो डेफिनेटली इनको कम नहीं आंकना चाहिए। इनके पास न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं है ये तो क्वेश्चन मार्क जरूर है, लेकिन इनका प्रोग्राम जो है काफी सालों से चल रहा है और काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में था। न्यूक्लियर एडवांस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, इनके पास जो मिसाइल्स है, मिसाइल्स की जो रेंज है वो 500 से लेके 1500 या 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खास बात है कि वो मैक 16 से लेके मैक 15 से 16 तक पहुंच सकती है, जो कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को रोकने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी चैलेंजिंग हो जाता है।
यूएसए के जो पैट्रियट सिस्टम है या थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जब मैक 5 या मैक 6 के ऊपर जब मिसाइल आएंगी, खासकर मैक 12 पे आएंगे, तो उनको रोक पाना काफी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग हो जाएगा। तो यस, ईरान के पास डेफिनेटली एक कैपेबिलिटीज जरूर है कि वो स्ट्राइक बैक कर सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो लड़ाई होगी और जब इसका स्ट्राइक बैक होगा, तो जितने भी बेसिस हैं, जो यूएसए के बेसिस हैं, वो किसी ना किसी नेबरिंग कंट्री के अंदर बैठे हैं, तो एक तरह से वो कंट्री के सोवरेनिटी का उल्लंघन हो जाएगा। तो कोई भी ये चांसेस भी हो सकते हैं कि वो वाली कंट्री भी अपने आप को इस वॉर में महसूस करे इन्वॉल्व होते होते। तो ये क्षेत्र जो है वॉर का, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ईरान और यूएस के बेस में रह जाए, मिडिल ईस्ट में पूरा भी भड़क सकता है। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो बात कह रहे हैं अनुराग शुक्ला जी, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ईरान की और अमेरिका की नहीं होगी, बल्कि इसमें और इजराइल तो कहा ही जा रहा है कि शायद साथ में ही है इस पूरे प्रोग्राम के तहत और उसे साथ देना भी पड़ेगा। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो क्या माना जाए कि मिडिल ईस्ट जो है उसकी क्या स्थिति देखने को मिलेगी और भारत जो है उस पर क्या प्रभाव आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, हम इतिहास उठाकर देखें तो जो अमेरिका ईरान के बीच जो संघर्ष है, जो लड़ाई है, वो काफी लंबे समय से चली आ रही है। और जैसा कि आपने कहा, तो इसराइल इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसराइल इससे पहले भी ईरान पर छोटे हमले कर चुका है, और इसराइल हमेशा से चाहता है कि ईरान की जो सरकार है, जो इस्लामिक कट्टरवाद, जो मॉडल है खामने का, उसको बदला जाए। आज के समय में ईरान जो है टू फोल्ड वॉर की स्थिति में है, टू फोल्ड चैलेंजेस। एक तो उनके पास इंटरनल चैलेंजेस है, आंतरिक लड़ाई वो फेस कर रहे हैं, उसके साथ से एक्सटर्नल प्रेशर है जो उसको अमेरिका लीड कर रहा है। तो अगर हम वॉर डॉक्ट्रिन के हिसाब से बात करें, तो ये सबसे राइट टाइम है और राइट स्ट्राइक है अगर ईरान पर हमला करना है। और इसीलिए अमेरिकन जो आर्मी है, जो ट्रम्प सरकार, आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस का, मिलिट्री का और डिप्लोमेटिक, तीनों ही माध्यम से वो मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी पूरी ताकत को और स्ट्राइक हार्ड करेंगे, ऐसा दिख रहा है। आपने देखा वेनेजुएला में जिस हिसाब से उन्होंने कैप्चर किया, तो एक जो उससे मैसेज हमें देखने को मिल रहा है कि स्ट्राइक बहुत हार्ड होगा और वो कंप्लीट कैप्चर के मूड में है। जहां तक भारत की बात है, भारत के लिए यहाँ पर दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो क्या है कि जो मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है, वेस्ट एशिया का, वो भारत के लिए ऑयल सप्लाई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज उस पूरे क्षेत्र में अगर डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी संकट आएगा, तो इंडिया के लिए जो ऑयल इंपोर्ट्स का एक जो बड़ा क्षेत्र है, वो इससे इफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि उस पूरे क्षेत्र में जो भारत की इंडियन डायस्पोरा लगभग 9 मिलियन के आसपास जो है भारतीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस पूरे सिक्योरिटी क्राइसिस का इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होगा और उनके भी काम धाम रोजगार पर तलाश हो, उस पर भी असर पड़ेगा। तीसरी बात क्या है कि ईरान में जो छाबहार पोर्ट है उसमें भारत ने एक बड़ा निवेश कर रखा है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से भारत एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रयास कर रहा है, कनेक्टिविटी डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी अस्थिरता से जो भारत का जो निवेश है और भारत का जो पूरा विजन है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसको चोट पहुंचेगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भारतीय कूटनीति ने एक बहुत ही मैच्योर निर्णय लेते हुए इस पूरे विवाद पर जो है एक शांति का और डिप्लोमेसी का संदेश दिया है। तो मुझे लगता है ये बातें हैं जो हमें समझनी होंगी। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। अच्छा, बंसल सर, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति है, ट्रंप ने कहा गया कि ऐसे विकल्पों की मांग की है सेना से ही जिसका असर निर्णायक हो। कहा यह जा रहा है कि चाहे पेंटागन हो या फिर जो व्हाइट हाउस है, दोनों जगहों पर काम शुरू हो गया है इसके लिए। और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि सिर्फ जो खamenei है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्हें हटाने के लिए जो है वो पूरी प्लानिंग की जाए और लोगों को नुकसान कम से कम हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है? देखिए, सत्ता से हटाने का तो पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक वहाँ आईआरजीसी है। आईआरजीसी जो इनकी ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, वो काफ़ी फेथफुल है हमने के लिए और उनका सिलेक्शन भी बड़ा डीप होता है, समझदारी से होता है। तो इस प्रकार से जब तक वो है तो मुश्किल है। और जब तक अगर कोई किसी को खरीद लिया गया है, कोई वहाँ पे किसी जो उनके जनरल हैं या किसी सीनियर अफसर को, तो बात दूसरी है। नहीं तो तब तक तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इतना बात जरूर है, अगर अटैक होता है और अटैक होकर के खतरा पैदा होता है, खamenei वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, जैसे पहले भी रिपोर्ट आई थी कि वो रशिया चले जाएंगे, या उनको किसी तरह से उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो वहाँ पे रजा पहलवी को भी लगाया जा सकता है। और जो जिसके अभी प्रेजेंट वो भी काफ़ी मॉडरेट विचारों के हैं और उनका भी मानना कोई ये उनको काफ़ी एक्सेप्ट भी किया जाता है और वो भी बैठ सकते हैं। उनकी जो बेटी है उसने भी एक कैंपेन को लीड किया था। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अभी तो बेसिक एम जो इजराइल और अमेरिका का ये है कि जो प्रेजेंट रिजीम है उसको हटाया जाए। अगर कोई रिजीम आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका ने ये कब सोचा है कि उसके बाद क्या होगा। इराक में देख लीजिए, या सद्दाम के बाद में, या आप गद्दाफी के बाद में लीबिया में देख लीजिए। तो इस तरह से उनकी ये चिंता नहीं है। उनका तो अभी ये कंसर्न है अभी इस प्रेजेंट रिजीम को खत्म किया जाए
और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह है कि कुछ दिन पहले ईरान ने एक मिसाइल का टेस्ट किया था और कहा था कि इसकी रेंज जो है 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसमें डायरेक्ट जो है अमेरिका के शहर आ जाएंगे, तो अमेरिका के लिए भी अभी थ्रेट हो जाएगी और इजराइल के भी। तो अब तो इनको खत्म करके ही अमेरिका और इजराइल मानेंगे। तो इसलिए जहां तक रही न्यूक्लियर की बात, न्यूक्लियर मटेरियल इनके पास है, तो लेकिन अभी इन्होंने कोई ऐसा बॉम्ब नहीं बनाया, बना भी लिया तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है, डिलीवरी सिस्टम चाहिए। और डालेंगे तो कहाँ डालेंगे ये न्यूक्लियर बॉम्ब को? अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे, इजराइल के ऊपर डालेंगे, तो अमेरिका तो इनको नष्ट करता ही रहेगा फिर भी। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब से कोई किसी जो अमेरिका की है उसकी फायर पावर में या अटैक करने की कैपेसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो इसलिए ये अब ईरान तो एक तरह से अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिकता, और अमेरिका ने अपना पूरा इस समय जोर लगाया है। और जो पहले भी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो एक था कि भी हाँ वो अटैक करेंगे, लेकिन उस समय अटैक इसलिए नहीं किया था, तैयारियां पूरी नहीं थी। अभी तैयारियां पूरी हो गई है। जैसे आपने कहा कि व्हाइट हाउस में या पेंटागन में काफी तैयारियां चल रही हैं, वहां तो तैयारियां तो फील्ड में चल रही हैं, ग्राउंड पे चल रही हैं, सागर पे चल रही हैं, जहाँ इनके पनडुब्बियां, डेस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर आए हुए हैं। और उस तरह एकदम से, और जो जो इनके बेसिस हैं, जैसे खास करके जॉर्डन में भी आ चुका है, और उधर से इजराइल, सब मिला करके, और तो और जो यूके की सेना है वो भी सब मिलकर अटैक ऐसा करेंगे जिससे कि ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा और ईरान कोई अटैक नहीं कर पाएगा, काउंटर जी ठीक है, अटैक। ठीक है सर। अच्छा अनुराग शुक्ला जी, देखिए एक बात तो ये भी है ना कि अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो कई जगह पर जो बेस है अमेरिकी बेस, चाहे वो टर्की हो, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, इन तमाम जगहों पर इनके बेस हैं। लेकिन ईरान की तरफ से भी तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी बेस हैं वो सब हमारी रडार पर है, बस हम एक आदेश के इंतजार में है और सब खत्म कर देंगे। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर हम मिसाइल की रेंज की बात करें या उनके एडवांस ड्रोन्स की बात करें ईरान की, तो उनके पास कैपेबिलिटीज पूरी हैं। और उसकी अल्टरनेटिव अगर हम अमेरिका का देखें कि अमेरिका के बेसिस पे किस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो उनके पैट्रियट हैं या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पूरी तरह केपेबल है मेजॉरिटी ऑफ ड्रोन्स और मेजॉरिटी ऑफ मिसाइल्स को रोकने के अंदर। लेकिन अगर हम लड़ाई की बात करें और किस लेवल पर लड़ाई जाएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरान का ही होने वाला है, क्योंकि ईरान की धरती पर युद्ध हो रहा है। और जो बाकी बेसिस हैं, अगर आपने सुना होगा लास्ट थोड़े दिन पहले की बात है, उन्होंने काफी सारे बेसिस खाली करवा लिए हैं। स्ट्रेटेजिक रूप से कुछ बेसिस को रखा गया है, बाकी बेसिस में अपनी सैनिकों की संख्या काफी कम करी गई है। तो उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो पूरी तरह से स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि अगर रिटेलिएटरी अटैक होगा तो किस किस जगह पे, कहां पे किस तरह का भारी मात्रा में रिवोल्ट हो सकता है। उसी हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करी है। मेजॉरिटी ऑफ अटैक्स जो होंगे वो शिप से होंगे, नेवल से होंगे। और ईरान के अंदर जो भी जितनी भी एक एक स्पॉट को अमेरिका ने अपने टारगेट पर रखा हुआ है। अब इनके दो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला ऑब्जेक्टिव मिलिट्री है, दूसरा ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि उसकी सत्ता को गिराना, और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से अचीव करना है कि जिसमें मिनिमम डैमेज हो, ताकि वहां के लोगों को, उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था कि आप रिवोल्ट करिए, सरकार के खिलाफ मदद पीछे से आ रही है। और उसके बाद जब नई नई खबरें आई, जिस बिफोर ये मीडिया ब्लॉक से पहले, कि उन्होंने बहुत सारे आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके मौत के घाट उतारने की तैयारी चल रही थी, तो उसी के रिस्पॉन्स में ये आया है। बाकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो और भी, जैसा आप जानते हैं कि तेल की नजर रहती है हमेशा ईरान यूएसए की। जहां भी तेल होता है, जब भी तेल का ट्रांजैक्शन नॉन डॉलर में करेंसी में शुरू हो जाता है, तो उस जगह पे हमेशा देखा गया कि पिछले 5 बार अमेरिका ने जाके वहां पे सत्ता परिवर्तन किया है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। तो डेफिनेटली टारगेट पूरा तेल है। इसके अलावा चाइना को घेरने की तैयारी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ तेल जो चाइना खरीद रहा था वो ईरान से खरीद रहा था और वेनेजुएला से खरीद रहा था। तो वेनेजुएला को पहले ही ऑलरेडी उन्होंने चोक कर दिया है। अब नेक्स्ट नंबर उनका ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर है। ठीक है, ईरान, सॉरी। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपका। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, देखिए एक बात तो ये भी तय है कि जिस तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं, क्या ऐसा होगा कि इस युद्ध के दरमियान जो रूस, चाइना, चाहे वो किम जोंग उन हो, इनकी क्या स्थिति होने वाली है, इनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अगर इस तरह से वॉर हो रहा है और उसमें अमेरिका शामिल है, तो निश्चित तौर पर असर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबको पड़ने वाला है। नहीं, बिल्कुल। अगर किसी भी वेस्ट एशिया का जो पूरा इलाका है और ईरान के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, वो अपने आप में जो आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि बताया गया कि चाइना है, अब चीन के साथ जो ईरान का जो ट्रेड है, जिसपे खासकर ऑयल सप्लाई है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस पर इसका असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं चाइना इससे प्रभावित भी होगा।
दूसरी बात क्या है कि उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में बहुत सारे SLOCs हैं, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अगर खतरे के में आएंगे, संकट पे आएंगे, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ वेस्ट एशिया की राजनीति पर पड़ेगा, वेस्ट एशिया की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा, बल्कि जिन देशों के साथ उनकी आर्थिक साझेदारी उस पर भी पड़ेगा। इसके साथ अमेरिका के सहयोग में फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने कहीं ना कहीं अमेरिका को सहयोग इस मामले में दे दिया है। इस पूरी लड़ाई में एक वैश्विक सहमति बनती भी नहीं दिख रही। भारत ने, आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया, उसके विरोध में एक प्रकार से अपनी पोजीशन ली। तो मुझे लगता है कि अगर वेस्ट एशिया एक डिस्टर्बेंस में जाएगा, तो जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध ने उस पूरे यूरेशिया बेल्ट को डिस्टर्ब कर रखा है, एक और क्षेत्र जो है वैश्विक स्तर पर आर्थिक राजनीतिक रूप से अस्थिर होगा, और उससे जो भी देश आर्थिक लाभ देख रहे हैं, जैसे भारत इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का बात कर रहा है, चाइना के लिए वो बड़ा ऑयल सप्लाई का स्रोत है, तो वो सभी देश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट होगा अमेरिकन स्ट्राइक का, और जिसका ईरान को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो देश जिनके साथ ईरान का कारोबार है, जिनका साथ ईरान का राजनीतिक हित है, उनको भी इससे नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा बंसल सर, देखिए ये जो ट्रंप है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विस्तारवादी नीति के तहत भी आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। पहले देखिए जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले तक जो ग्रीनलैंड को लेकर उनकी जिद चल रही थी, अब जो वो ईरान में करने वाले हैं, ये पूरी परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्या ट्रंप उस नीति के तहत चल रहे हैं कि अब अमेरिका में कैसे 13 से 50 राज्य हुए हैं, ये दुनिया जानती है, क्या अब ये उसी दिशा में फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप? देखिए, ईरान के केस में अलग है बिल्कुल एकदम। वो उसमें कोई इनका एक्सपेंशन या एक्सटेंशन नीति नहीं है। कारण उसका ये है कि ईरान के साथ में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल का है, कि न्यूक्लियर बॉम्ब की इन्होंने अपना जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था और उसको फॉलो नहीं किया, और ये न्यूक्लियर मटेरियल बनाया। तो ये चल ही रहा, पहले जून में भी ये हुआ था। तो ये उससे ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और जो है, जो इस प्रकार से जो ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इसराइल, या इसराइल को या यहूदियों को कोई जीने का हक नहीं है, जो इस तरह की मानसिकता है, और जो वो पाले हुए हैं इन्होंने अपनी जो जिहादी लोग हैं, जैसे हमास, हूती, हिजबुल्ला। और हमास, हूती, हिजबुल्ला को इनको पहले भी ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, जब ये जॉइंट जो जोपा जिसको बोलते हैं, जब उसमें ये बताया गया था कि भाई आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दीजिए और जो इनको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, हूती, हमस और हिजबुल्ला को, जो ट्रिपल है। वो ईरान माना नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। और वो ये कोई यहाँ पे अपना राज तो करने नहीं जाए, वो तो या तो राजा पहलवी को दे देंगे, डेफिनेटली अपनी कठपुतली सरकार रखेंगे, जिससे कि इनको जो है वहाँ पे न्यूक्लियर मटीरियल, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना बनाए, जो इनके यहाँ के संसाधन है, तेल वगैरह, वो भी उनकी मर्जी से हो। तो वो लेकिन प्राइमरी एम जो है वो यही है, रिजीम चेंज करना, और जो न्यूक्लियर बॉम्ब को, जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना। ये दो मेन एम है। और तीसरा एम ये भी है कि जो ये हिजबुल्ला, हूती और हमास जो सारा एक कहर मचाया हुआ है, आपने देखा हूती ने कितना डैमेज किया है, कितने जो समुद्री जहाज थे जो उनके ऊपर हमला करके बहुत नुकसान किया। तो इस प्रकार से ये जो ईरान है, जिसको वो कहते हैं ये एक एविल है, या यहाँ पे जो इजराइल भी कहता है, तो उसके लिए ये हो रहा है, न कि किसी एक्सपेंशन या अपना कोई कब्जा जमाने के लिए। बैक टू यू। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा अनुराग शुक्ला जी, देखिए जो बातें लगातार कही गई हैं ट्रंप की तरफ से पिछले कुछ समय से, अगर हम देखें और समझें, जो कह रहे हैं वो करते हैं, लेकिन ईरान के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट हुआ है जो टाइमिंग को लेकर। क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था, क्योंकि कह रहे थे कि प्रदर्शनकारियों पर अगर आपने हमले किए तो फिर हम रुकेंगे नहीं। उसके बाद खमेनेई की तरफ से खुद जो है ये कहा गया कि हाँ भाई इतने लोगों की डेथ हो गई है, तब भी युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़े। अब वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अब लगातार स्थितियां जो है वो और साफ हो रही है। क्या टाइमिंग को लेकर क्या लग रहा है? क्या अमेरिका किसी चीज के लिए इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है? श्योरली उनको कहीं ना कहीं से इनपुट मिले थे। अगर आपको पहले याद होगा कि साउथ अरेबिया ने भी एक बार मना कर दिया था अटैक करने के लिए, उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। तो उनको पॉलिटिकली उस जनरल एरिया में अपनी सहमति बनानी बहुत जरूरी है बिफोर अटैकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली वही सारे बेसिस जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री की धरती पे हैं, उनके सारे बेसिस जहां से अटैक होने हैं। और अगर रिटर्न में अटैक वापस ईरान अटैक करेगा तो इसी जगह पे बम गिरने की उम्मीद है। तो उन देशों के साथ सहमति बनाना बड़ा जरूरी था। हो सकता है कि काफी वार्ता के बाद पिछले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जो डिस्कशन हुआ होगा उनका आपस में, फाइनली ये सारे देश अग्री कर गए हैं और शायद
इसी रीजन से उन्होंने अब टाइमिंग ऐसा चुना है कि अब अटैक के लिए वो सामने आए हैं खुलकर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, देखिए ये जो पूरी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पास क्या विकल्प क्या क्या बचते हैं, और कहीं ना कहीं जो ईरान है उसको आप कितना मजबूत देखते हैं, और सबसे मजबूती के साथ उसके साथ कौन से वो देश हैं जो खड़े हुए नजर आएंगे? अगर हम अमेरिकी विदेश नीति को देखें तो इराक, ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों को उन्होंने एक्सिस ऑफ इविल के रूप में आइडेंटिफाई कर रखा था। इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो ईरान उनके लिए एक पहले से ही बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल चैलेंज और पॉलिटिकल चैलेंज रहा है। खामनेई के नेतृत्व में जो ईरान की सरकार रही, उसने लंबे समय तक एंटी अमेरिकन पॉलिसी को फॉलो किया है। आज के समय में जो स्थितियां बनी, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि ये सही समय है ईरान पर अटैक करके ईरान को कंट्रोल करने का, ईरान में नियंत्रण करने का। और इसका एक आर्थिक, इकोनॉमिक कारण भी है, क्योंकि ईरान अपने आप में ना सिर्फ एक ऑयल रिजर्व्स का बड़ा सेंटर है। जहां तक ऑप्शंस की बात है तो लंबे समय से ईरान के साथ अगर हम देखेंगे तो ओबामा की सरकार के समय में भी और बाइडेन सरकार के समय में भी कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर पॉलिसी है ईरान की, उसको लेकर बातचीत करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोनों ही देशों में एक जो मैं कहूंगा ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो परमाणु एजेंडा है ईरान का, उसको लेकर अमेरिका हमेशा से सशंकित रहा है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को मानना है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल का जो एनरिचमेंट ट्रम्प ईरान सरकार कर रही है खामनेई के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो मुझे लगता है कि जो डायलॉग थी, जो न्यूक्लियर टॉक्स थी ईरान के साथ में, वो कहीं ना कहीं विफल हुई। और आज ट्रम्प सरकार एक बहुत ज्यादा हम देख सकते हैं कि आक्रामक नीति फॉलो कर रहे हैं। आपने वेनेजुएला का उदाहरण देखा, आपने ग्रीनलैंड का उदाहरण देखा। तो मुझे लगता है कि इसी आक्रामक नीति का ये कारण है कि कहीं ना कहीं वो ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी शक्ति का, ताकि वो स्ट्राइक हार्ड कर सकें और एक मैसेज दे सकें कि जो अमेरिका का एक बहुत पुराना आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल चैलेंज रहा है, उसको कैसे हमने टैकल किया है। ठीक है। अच्छा बंसल सर, ये जो परिस्थितियां रहेंगी आने वाले समय में, इसका पूरी दुनिया पर तो असर पड़ेगा, लेकिन मिडिल ईस्ट को अगर आप देखते हैं तो कितना बदल सकता है, सर्कमस्टांसेस कितने चेंज हो सकते हैं अगर युद्ध होता है तो? देखिए, असर तो बहुत पड़ेगा, और असर इसलिए पड़ेगा कि कुछ जो जहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं वो तो डायरेक्ट जद में हैं, उनमें ईरान अभी भी अटैक कर सकता है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर सकता है, जिससे कि वहाँ से ऑयल की सप्लाई और जो करीब 20-25% व्यापार होता है पूरे वर्ल्ड का, उसमें फर्क पड़ेगा। तो पूरी दुनिया पे फर्क पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा पड़ेगा, और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो किसी भी तरह की लड़ाई से फर्क तो देखिए, अभी जो यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया के साथ में, उसका भी फर्क पड़ रहा है। तो फर्क तो पूरी दुनिया पे पड़ता है इसका, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अभी ये खत्म हो जाता है, जिसको ये इंटेंस वॉर के रूप में देख रहे हैं, कोई लंबी लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ना चाहता। उनका तो मेन एक मकसद है किसी तरह से रिजीम को, वो हो सकता है 24 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं अगर किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, या खामनेई को, या उनको उनके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, तो उस समय फिर तो कोई बात रही नहीं जाती। और वहाँ पे जो है इस समय तो पूरी जनता जो अगेंस्ट में है ही, जो प्रेजेंट रिजीम के, वो कहते हैं हमें मुल्ला रिजीम नहीं चाहिए आगे। तो इन सब बातों को देखते हैं, और उसी का यही कारण था कि जो डिले किया है इन्होंने अटैक के लिए, कि अभी उसको और भड़कने दीजिए, क्योंकि अगर कोई अटैक होता है प्रीमेच्योर और वहाँ की जनता भी इनके साथ में आ जाएगी, तो इसलिए दूसरा जो तैयारियां अभी पूरी तरह से हुई नहीं थी उस समय, क्योंकि अभी तो अब्राहम लिंकन भी अभी पहुंच पाया है। पहले तो वो उधर में ही था, साउथ चाइना सी में, तो उधर से जो आया है वो, तो उसमें पूरी तैयारी के साथ अमेरिका अटैक करना चाहता है। और इसमें कोई एक प्रेसिडेंट की बात नहीं होती, वो तो इनपुट होता है मिलिट्री कमांडर्स का, सबका, कि भाई अब स्थिति क्या है। स्ट्रेटजिस्ट जो है वो पूरा जब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही समय है, तो तब जाकर जो है किसी भी समय वो अटैक करेंगे। और कोई ऐसा नहीं, कोई किसी चीज का उसका कोई ऐसी संभावना का पता हो, एक सरप्राइज अटैक होगा। और अटैक इतना, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो इतना जबरदस्त होगा कि जो ईरान को रेस्पॉन्ड करने का शायद टाइम भी ना मिले। बैक टू यू। अच्छा ठीक है। अच्छा अनुराग शुक्ला सर, देखिए एक सवाल ये भी है कि हमने देखा है पिछले कुछ समय में, जैसा कि बंसल सर भी जिक्र कर रहे थे, हमने कई युद्ध देखे। हमने देखा कि कैसे जो रशिया है यूक्रेन के साथ लगभग 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, जो इजराइल है उसने किस तरीके से हमास, हुती, इन तमाम आतंकवादी संगठनों से लड़ाई लड़ी, हालांकि उसे मदद लगातार समय समय पर मिलती रही है तमाम जगहों से। लेकिन क्या अब दुनिया इसी तरह बढ़ रही है कि कुछ भी हो, अब वॉर जो है वो बहुत नॉर्मल होते जा रहा है, न्यू नॉर्मल है क्या ये?
हाँ, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। एक तरफ से एक सुपर पावर है जिसको जिसके सामने कोई अपोजिशन ही नहीं है, जिसका जो जहां मन करता है वो जहां जाके अपना स्ट्राइक कर रहा है, जिस जहां मन करता है उसको रिजीम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसके अंदर आप देखें कि अपोजिशन नहीं है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में जाएं देखें तो उनकी कोई वॉइस नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो जिस तरफ जैसे मन कर रहा है एज अ सुपर पावर यूएसए वैसे अपना काम कर रहा है। और अगर आप पिछले 70 साल की बात करें जब से यूएन बना है, तकरीबन 253 मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसमें से अंदर 248 में अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। तो इस तरह से देखें तो अभी आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कि रशिया चाइना किसी भी तरह से आगे आके ईरान के लिए मदद नहीं कर सकते हैं। उनको प्रॉक्सी मदद दे सकते हैं लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो धीरे धीरे वर्ल्ड ऑर्डर टूटता हुआ सा नजर आ रहा है, कोई अपोजिशन रहा नहीं है। और अमेरिका के पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस है। उनकी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि किसी माइनर देश के लिए काउंटर कर पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज सिचुएशन डिफिकल्ट है दूसरे देशों के लिए, और अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है। और आने वाले समय बताएगा कि वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने वाला है कि बाईपोलर बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, अगर कंपैरिजन किया जाए अमेरिका का और ईरान का, अगर सेना की तरफ से हम देखें या फिर पावर की तरफ से देखें, आप कहां पर देखते हैं ईरान को? नहीं, ईरान की स्थिति कमजोर है, हालांकि उनके पास जो आईजीसी गार्ड्स हैं वेल ट्रेंड है, लेकिन अगर आप चाहे हम सबमरीन मोबिलाइजेशंस की बात करें, चाहे जो एडवांस मिसाइल्स हैं अमेरिका के पास में, जिस प्रकार का उनका मिलिट्री बेस है वेस्ट एशिया में, तो अमेरिकन मिलिट्री कैपेबिलिटी जो बहुत ज्यादा है। और इंटरनेशनल वॉर डिप्लोमेसी में हम एक बात पढ़ते हैं, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मुझे नहीं लगता कि ईरान के जो लीडर इस बात को कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम इसको ऑल आउट वॉर मानेंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने बहुत अच्छा और प्लान तरीके से स्ट्राइक किया, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी। और जैसा कि अभी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा, मेजर बंसल साहब ने, अमेरिका अगर हमला करता भी है ईरान पर, तो वो बहुत ही प्लान्ड और कम समय में किया जाने वाला हमला होगा, जिससे ईरान में जो रिजीम चेंज है उसको पूरा किया जा सके। ईरान इस स्थिति में नहीं है मिलिट्री लेवल पर अमेरिका के सामने कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच सके, और ना ही ईरान को कोई भी देश, बाहरी देश, चाहे वो यूरोप के हों चाहे वो एशिया के हों, कूटनीतिक सहयोग से ज्यादा कुछ दे सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ईरान के लिए चुनौतियां ज्यादा हैं यहाँ पर, और मौके शांति के, कूटनीति के कम है। ठीक है। अच्छा बंसल सर, देखिए कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक रूप से भी कहा जाए तो वो सपोर्ट जो है वो ईरान को मिलता हुआ आपको कहाँ कहाँ से नजर आ रहा है, और ये कितना कारगर होगा? मतलब क्योंकि अभी तो प्रदर्शन जो है वो हथियारों का होगा, ताकत का होगा, और साथ ही साथ जो जंग के मैदान में जीतेगा लड़ाई उसी की जीत होगी कुल मिलाकर। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आज की तारीख में देखें तो रूल बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल खत्म है, और जब रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म है तो कूटनीति का कोई खास ज्यादा मायने रह नहीं जाते। माइट इज राइट वाली बात है, जिसके पास शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। और आज की तारीख में जो मिलिट्री शक्ति है तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। 900 बिलियन डॉलर, क्या $1 ट्रिलियन के करीब खर्च करता है अपने रक्षा बजट पे। दूसरे नंबर पे चाइना करता है $300 बिलियन, और रशिया ने भी काफी बढ़ाया अपना बजट। पहले उनका करीब $75 होता था, अभी जो $1 बिलियन होता था $140 बिलियन कर लिया। तो अब जो ये जो तीन पावर हैं उनके मन में रहता है एक्सपेंशनिज्म। चाइना हड़प करना चाहता है ताइवान को, रशिया ने उधर अटैक किया ही हुआ है यूक्रेन के ऊपर में, अमेरिका भी अभी अपना इस तरह की बात कर रहा है। और बाकी तो कन्फ्लिक्ट जैसे आपने कहा वो चलते ही रहते हैं, उसमें चाहे आप थाईलैंड ले लीजिए, वहां पे हुआ, या अजरबैजान के बीच में वो लड़ाई बंद हो गई थी। पर ये जो लड़ाई है ये अभी दूसरे तरह की लड़ाई है। यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड वार की जो बात कहते हैं हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। और कोई भी कंट्री तब तक किसी के उसमें नहीं कूदता जब तक उसको कोई डायरेक्ट फायदा ना होने वाला हो। अब मान लिया चाइना कूदता है तो उसको क्या फायदा होगा? थोड़ा बहुत तेल ले जाता है वो बंद हो जाएगा। रशिया कूदता है तो उनको क्या फायदा होगा? भाई ठीक है, उनका एक करार है कि इन्होंने, ईरान ने उनको ड्रोन दिए, मिसाइल दिए, तो वो थोड़े बहुत वेपन दे देते हैं। लेकिन लड़ाई के लिए जो है, जब तक आप देखिए कि अमेरिका भी, अब जब यूक्रेन का वार इतने दिन से हो रहा है उसमें कोई ज्यादा एक्टिव नहीं पार्टिसिपेट किया, क्योंकि अमेरिका को डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा था वहां पे। अब यहाँ पे अमेरिका को फायदा या नुकसान ये है कि जो एक थ्रेट बनी हुई है अमेरिका के लिए, जो ईरान है, वो उसको खत्म करने के लिए फायदे से ज्यादा वो ये देख रहा है कि मैं अपने नुकसान को कैसे रोकूं, इनको न्यूक्लियर वेपन बनाने से कैसे रोकूं, हिजबुल्लाह, हूती और हमस को कैसे रोकूं। और इजराइल इनका पार्टनर है, और इजराइल की जो एक यहूदी लॉबी है अमेरिका में बहुत जबरदस्त है वहाँ पे। तो वो यहूदी की जो लॉबी है, जो जो
ज्यूज लॉबी है वो भी एक तरह से प्रेशर बना के रखती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसमें चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिक हो। तो इस वजह से ये अभी ईरान के ऊपर स्थिति ऑल टुगेदर डिफरेंट है, बाकी जगह की डिफरेंट होती है। बैक टू यू। ठीक है। अच्छा, अनुराग शुक्ला सर, देखिए ये जो बात सर ने कही है मैं उसी को बढ़ा रही हूँ आगे। अगर आप देखिए कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में जियोपॉलिटिक्स बदली जिसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन ट्रंप को अगर आप देखें तो क्या उनकी नीति अब ऐसी हो गई है कि उन्हें जो करना है वो करना है? क्योंकि आप देखिए रशिया से आपने कहा कि टैरिफ ज्यादा लगा देंगे क्योंकि आप तेल ज्यादा खरीद रहे हैं, लोगों की जान जा रही है तमाम जगहों पर, यूक्रेन में, और भी कई आरोप आपने लगाए। और आप खुद चाहे यूरेनियम डील हो या फिर आप रेयर अर्थ मिनरल हो, आप सब कुछ डील कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर क्या अमेरिका सिर्फ और खास करके ट्रंप की नीति यह है कि कैसे अमेरिका को और खुद को फायदा हो, बस उसी नीति पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने इंटरेस्ट में काम करना चाहते हैं। उनको किस स्थिति में फायदा होगा वो सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि उसके बदले में वर्ल्ड में किस जगह कितना नुकसान हुआ, कितनी जाने गई या किसी का क्या नुकसान हुआ, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी जो ट्रंप के पास बिल्कुल डायरेक्ट जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि मई जून के अंदर बहुत सारे फेडरल बॉन्ड्स जो होते हैं इनके ये एक्सपायर होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इनको पैसा वापस करना है उन देशों को जिन देशों के पैसा इनमें लगा हुआ है, और इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा नीचे गई हुई है। तो उस चीजों को ध्यान भंग करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और नए नए रिसोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं। इसके पीछे आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले कि $40 बिलियन का नए नोट छापने की भी ट्रंप ने ऑर्डर दिया है। तो डेफिनेटली ही इज वर्किंग इन हिज कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसको टारगेट है कि अगले 4 या 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी रकम इजाद करनी है कि कहीं वो डिफॉल्ट ना कर पाए उस फेडरल बॉन्ड्स पे जो कि मैच्योर होने वाले हैं, जिससे कि उनके देश की छवि पे कहीं से हानि पहुंचे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, देखिए अमेरिका को अगर हम देखें, आप देखिए कि चाहते ना चाहते हर युद्ध में उसकी इन्वॉल्वमेंट है ही। हम दुनिया जानती है कि यूक्रेन अगर ये लड़ाई लड़ पा रहा है रशिया जैसे सुपर पावर से, तो उसके पीछे अमेरिका है, नाटो तो है ही, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ी वजह है। हम जानते हैं कि इजराइल को किस हद तक सपोर्ट किया है ट्रंप ने। अब इस लड़ाई में अगर डायरेक्ट, जैसा कि बंसल सर भी लगातार कह रहे थे कि डायरेक्ट एंट्री हो रही है, तो ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। मतलब कुल मिलाकर फुल प्रूफ प्लान के साथ जो है वो अमेरिका आएगा, युद्ध करेगा और निकल जाएगा, क्योंकि इस बार वो खुद सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिकी इंटरेस्ट को हम देखें तो अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो अमेरिका के वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका यहाँ पर रूस वाली गलती नहीं करेगा कि लगातार वो 3 साल से अधिक समय तक यूक्रेन के साथ संघर्ष में लगा हुआ है, या फिर और जो हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अमेरिकी जो नेशनल इंटरेस्ट है, अमेरिकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनकी जो वॉर प्लानिंग है बहुत ही एक टाइम बाउंड मैनर में होगी। और जैसा कि अभी आपने बहुत अच्छी बात की अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर की, आज अमेरिकी सरकार की जो नीति है उसका नैतिक दायरा बहुत कमजोर हो चुका है। जिस प्रकार से वो ट्रेड सैंक्शंस की बात करते हैं, जिस प्रकार से हमले की बात करते हैं, जिस प्रकार से कूटनीतिक दबाव बनाते हैं, जिस प्रकार से युद्ध हमले की बात करते हैं, तो कहना कि पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो एक विश्व व्यवस्था बनी थी जिसका आधार ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, जिसका आधार WTO था, जिसका आधार IMF था, जिसका आधार संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था थी, जिसका आधार इंटरनेशनल लॉ था, वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और आज विश्व जो है एक अनसर्टेन वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं एक दो नहीं बल्कि हर क्षेत्र में फ्लैश पॉइंट्स आ रहे हैं। वेस्ट एशिया में आ रहा है, यूरेशिया में आ रहा है, मिडिल ईस्ट में फ्लैश पॉइंट बनता चला जा रहा है। और इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका। ऐतिहासिक तौर पर अमेरिका ने ऐसी ताकतों को मौका दिया, ऐसी ताकतों को बढ़ाया, और जब अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट उनसे क्लैश करने लगा तो अमेरिका उन पर हमले की बात करता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका यहाँ पर हमला करके अपने राष्ट्रीय हितों को सिक्योर करेगा। और जो रूस ने यूक्रेन में गलती की है एक लंबी लड़ाई लड़ने की, जिसका रूस को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, उस प्रकार की गलती ट्रंप सरकार ईरान के मामले में नहीं करेगी। जी ठीक है। अच्छा बंसल सर, देखिए अब कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें जो अमेरिका है, अब उसके लिए क्या ये माना जाए कि करो या मरो वाली स्थिति है, उसको युद्ध जो है ये लड़ना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी है क्या अमेरिका? देखिए, करो मरो की बात नहीं है इसमें। करो मरो तो जो है ईरान के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कि भी हमको तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं लड़ते हैं तो भी मारे जाएंगे। अमेरिका बड़े प्लानिंग के साथ चला है, उसी कोई मजबूरी नहीं थी। तो वो देख करके अब आप देखेंगे कि जितना पहले तो ये जून के महीने में लड़ाई हो ही रही थी जब अटैक हुए थे, उसके बाद में ये सडनली क्यों उठाया मामला? सडनली इसलिए उठाया है कि 28
दिसंबर को जो वहां पर एक प्रदर्शन शुरू हुए ईरान में, और जब वहां वो बढ़ता गया तो उसको देख लिया गया कि हाँ अभी जिसकी हो सकता है, इजराइल और अमेरिका पहले से ही ये कह ही रहे थे कि रिजीम चेंज करनी है, और रिजीम चेंज करने का ये एक अच्छा तरीका था। तो जैसे ही वहाँ अभी प्रदर्शन बढ़े और वहाँ जो विद्रोह शुरू हो गया, तो फिर उसको जो है बड़ा, उसको देखते हुए ये मौका अच्छा है, ये बड़ा एक मुफीद है इनके लिए। तो वो देखते हुए इजराइल और अमेरिका ने इसको प्लान किया है। तो ये ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए करो या मरो की बात है। अगर करो मरो की बात तो नहीं है अभी, जैसा ये है कि वो ये देख रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं कि भाई हम पूरी तरह से इसको, उनका ऑपरेशन सफल हो, इसको कई तरीके से पूरी अच्छे तरीके से आंका जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने पूरे अपने मिलिट्री एसेट्स यूएस ने वहां पे मोबिलाइज कर दिए हैं। वो किसी तरह का फेल्योर नहीं चाहते, किसी तरह की आंकलन नहीं चाहते, और एक दो दिन के अंदर में ही अपना वो रिजीम को चेंज करके और यहाँ से वापस युद्ध आगे नहीं चलेगा। तो इसलिए ये अमेरिका सोच रहा है, और इसी वजह से कोई कहीं से कोई बॉर्डर के थ्रू अटैक नहीं हो रहा है, कोई उन्होंने मिलिट्री मोबिलाइज नहीं की, और कोई बॉर्डर किसी कंट्री के साथ में लगते नहीं है, इजराइल दूर बैठा हुआ है। तो इन बातों को देखते हुए वो एक मेन मकसद है, और जो कि बहुत दिन से अमेरिका सोच रहा था और इजराइल भी सोच रहा था। तो अभी ये बार बार मैं बस यही कहता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन इनको नहीं बनाने देने, और जो खामनेई की जो रिजीम को खत्म करना है, और जो इनके जो प्रॉक्सीज हैं, जो ऑक्टोपस की आर्म्स हैं, जो ऑक्टोपस ईरान को कहा जाता है, जो इनकी आर्म्स हैं जैसे हिजबुल्लाह, हूती, हमास, फताह अब्दुल्ला, ये सब जो हैं अब्दुल्ला, इनको सबको खत्म करके तब जाकर के वो, और एक तरह से ये एक वहां पे शांति भी स्थापित हो जाएगी अगर ये सब कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा सर, इस युद्ध में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी यूएसपी अमेरिका के पास क्या है? देखिए यूएसपी तो क्या वर्ड कैसे उसको फिट नहीं होता, लेकिन अमेरिका का एक मेन एम है जो मैंने बताया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि खासकर न्यूक्लियर और जिनको, और जो वो अपना उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, पूरी जो इतना, जब पहले मिडिल ईस्ट में कोई हमले हुए हैं, चाहे इराक पे ले लीजिए या जो अफगानिस्तान में या जो लीबिया के ऊपर, इतना मिलिट्री मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ। कहते तो ये हैं कि जितना पहले सारे युद्धों में मोबिलाइजेशन है उससे ज्यादा मोबिलाइजेशन अपना कर दिया गया है। तो उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा करके और बिल्कुल उसको अच्छा आकलन करके अपनी सीआईए और मोसाद वगैरह की करके, जो अपने सहयोगी कंट्री हैं उसमें इजराइल है जो, और यूके हैं, और जितने भी बेसिस हैं उनसे करने के बाद में बिल्कुल अपने को फुल प्रूफ करके अपने आप को बचाते हुए बिल्कुल ये अटैक करने की तैयारी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ईरान की अगर अब बात की जाए तो देखिए ऐसा तो नहीं है कि प्रदर्शन जो है वहां पर पहले नहीं हुए हैं, प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, लेकिन वहां की जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं, जब बात आ जाती है खमेनेई पर या फिर सुपर पावर पर, तो इस तरह से लड़ाई लड़ी जाती है कि प्रदर्शन को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और बिल्कुल ऐसा बताया जाता है कि नॉर्मल है। क्या इस बार वो करने में असफल रही है वहां की टीम? देखिए आपको एक बात बताऊं मैं कि ये जो जितनी भी रिजीम होती हैं जहाँ पर हाँ। डिक्टेटरशिप होती है, तो डिक्टेटर के अंडर में लोग तभी तक काम करते हैं जब उनको खाना मिलता रहे। ये प्रॉब्लम जो अभी आई है वो इसलिए आई है कि वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, रियाल की वैल्यू खत्म हो गई है, और वहाँ के जो व्यापारियों ने, जो क्या है, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा, और जो है कि ऐसी रिपोर्ट थी कि जो खामनेई है उनका बाहर भी पैसा है, 400 मिलियन डॉलर है, 400 बिलियन डॉलर हैं इनके, तो सब पैसा वहाँ जो करप्शन है और जितनी भी कमाई है ये चली जाती है हिजबुल्ला, हूती और हमास के लिए। लोगों को, कंट्री को कुछ मिलता नहीं, जो बाकी करप्शन में चली जाती है, और उसको दमन किया जाए। तो लोगों ने सोचा कि हम भूख से मरने की बजाय जो है हम जो वैसे ही मर जाएंगे, तो वो कोई दबा नहीं पा रहे। तो इसलिए पहले मामला दूसरा था, वो पहले हिजाब का मामला था, इन्होंने उसको शांत कर दिया उससे भी काफी, और जितने तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया। तो अब लोगों ने ये सोचा कि हम भूख से मरने के बजाय जो है इस रिजीम को अब उखाड़ फेंकने में ही उन्होंने सोचा कि भाई हमको ये जब खाना भी तक नहीं दे सकते, जो $1 की कीमत लाखों जो रियाल, लाख या कितना बिलियंस में है, तो जब इतना बुरा हाल हो जाए तो लोग सड़कों पे आ गए और अपने वो डर नहीं रहे, बिल्कुल मरने मारने को तैयार हैं। कहते हैं 25,000 लोगों को उनको मार दिया गया है जो वहां पे, और जो फांसी भी दी गई है। तो अब ये क्रूर रिजीम नहीं चलेगी, ये बिल्कुल लोगों ने ठान लिया वहां की जनता। कुल मिलाकर सर, और ये भी माना जाए कि ईरान बिल्कुल तैयार है, अब चाहे उसके पास जैसी भी ताकत है और जिस तरीके से वो तमाम मतलब, क्योंकि हमने देखा है सर कई बार कई सारे देश जो हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं अमेरिका के मामले में, लेकिन ईरान ने खुलकर कहा है कि ठीक है, अगर आप आएंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा, खास करके अगर आप खमेनेई तक पहुंचने की बात करते हैं तो फिर आपको जवाब दिया जाएगा।
देखिए ये बहुत आप अच्छा बहुत एनालाइज करके, लेकिन इसके बाद पीछे ये सोचना पड़ेगा कि ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है कि कोई ऐसी शर्त नहीं है। अभी जो है अमेरिका को ये भी कहें हम न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, लेकिन अमेरिका ने ये सोच लिया है कि हमको रिजीम चेंज करना है। अब ये खुद तो कह नहीं सकते कि हम चेंज हो रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, चलो हमको आप बख्श दो। तो वो तो ऐसा कोई जब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है तो ईरान अब फिर पूरा अपना जो कैसे कहाँ जाएगा, जो इनकी जो खामनेई की रिजीम कहाँ पर जाए। जब उन्होंने ईरान की खामनेई की रिजीम को चेंज करने की ठान ली है, तो अब इनके पास में लड़ाई के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक ये है। अभी अमेरिका ये नहीं कह सकता कि जी चलो मैं न्यूक्लियर बंद कर देता हूँ। अब तो ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म करेंगे, और वहां की जनता भी ये कहती है। तो इसलिए अब स्थिति दूसरी है। कोई कई बार जैसे मान लिया मदुरो ने भी बोला था जी मैं सरेंडर कर देता हूँ, मुझे आप दे दीजिए टाइम, तो वो उसमें उसमें भी नहीं माना अमेरिका। तो अब जो उनको मदुरो ही चाहिए था, वो वहां से उनको हटाना चाहते थे, तो उन्होंने मदुरो को कर लिया। इसी प्रकार से ये खामनेई की रिजीम को हटाना चाहते हैं, जी। और जब हटाने का यही एक तरीका है, अटैक होगा। और जब अटैक होगा तो ऐसे तो है नहीं ये ईरान चुपचाप रहेगा, वो भी तो किसी कोई कितना भी कमजोर हो रिटेलिएट तो करता ही। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अनुराग शुक्ला जी भी थे, उनका भी शुक्रिया, और डॉक्टर अभिषेक का भी शुक्रिया। बहरहाल देखिए, अब देखना तो ये है कि आने वाले कुछ घंटों में अमेरिका की तरफ से क्या किया जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे युद्ध की बात सामने आ रही है और ईरान भी बिल्कुल तैयार है। तो देखने वाली बात ये कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है और जो पड़ाव है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। लगातार बनी हुई है नजर इंडिया न्यूज की, आप रहिए हमारे साथ।